हाँ हाँ वो वाली। अच्छा उसमें है क्या? थैंक यू। आज ललिता जी क्या हुआ है? तो सही वो आगे गौटिन 2 चालू मिनट अगर लेट हो जाए तो ललिता जी क्या हुआ, आप लोग अरे 10 हम मिनट लोग भी तो लेट आए तो ऐसे ही कोई है। बात नहीं। हाँ हमको बड़ी हैरत लगती है। हाँ चीजों को व्यवस्थित करती हूँ, लैपटॉप चालू करती हूँ, सारी चीज सही व्यवस्थित बात है। करती हूँ। अगर हम 51 लोग हो बैठे जाए हैं तो ना ललिता जी जाते हैं। कहाँ है, प्रश्न हाँ, खड़ा आप करते भी। हैं हम लोग तुरंत। हाँ और खुद आप तो लोग आप हम 10 मिनट के बाद आए हैं, हमको ये हो गया था, हमको वो हो गया था। अरे थोड़ा तो सा तो हमारे पेशेंस 10 रखिए। मिनट से इतना फर्क नहीं जल्दी पड़ता। बेचैन क्यों होते हैं 1 मिनट में? मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ, माता जी नहीं हूँ। 1 मिनट में क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं ललिता, जबकि मैं आई हुई हूँ। मेरे बिना आए खुलेगा कैसे? मैं खोलूंगी तभी खुलेगा, तो मैं तो आई हुई रहती हूँ। फिर भी लेकिन 1 सेकंड आप लोग बात कर रहे हैं, मैं चुप बैठी हूँ कि चलो बात कर तो लेने दो। यही तो इतनी देर गुरु में की प्रश्न खड़ा महिमा हो गया है ललिता जी कहाँ है? ललिता जी। यही तो गुरु की महिमा है कि चेले तो आए नहीं, गुरु तो गुरु है। नहीं वो बात नहीं है, बिना मेरे खोले तो खुलेगा ही नहीं, तो मैं तो आई रहती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोचम। नेमि चंद्राचार्य की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका येलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जन, पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सारिका जी छाबड़ा जिन्होंने इस धाराओं को रंगीन रूप में प्रस्तुति करके हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया समझने के लिए, उनके लिए पूरे ग्रुप के तरफ से बार बार अभिनंदन। सभी का सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित के बाद, अलौकिक मान के बाद 14 धाराएं का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो परम जीव कांड जी में जिसका वर्णन है, जो जीव कांड जी में आया, जीव कांड जी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। 14 धाराओं का नाम कल सबने कहा, बहुत अच्छा लगा, सबको याद है। हम लोगों ने सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, धन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिका धारा, कृति मात्रिक धारा, धन मात्रिक धारा, घन धारा, यहाँ हम लोगों ने बढ़िया से समझा। विजय जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। मेरा अनम्यूट है, सॉरी। यहाँ तक कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग द्विरूप वर्गधारा में चलेंगे। अद्भुत और अमेजिंग मैथमेटिक्स का वर्णन है, बहुत ही अद्भुत है, रोमांचकारी है, वैज्ञानिक रूप से है, साइंटिफिक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो तो आप कह सकती हैं, क्योंकि इसके आगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी समझना। दूसरी चीज, आसन्न घन मूल सबने निकाले होंगे, 1-2 जन का तो मेरे पास आया भी। आसन्न घन मूल की संख्या कौन सी है? 64,000 है इस दिन। 64,000। मैं बताती हूँ 64,000 लास्ट है उसके। मैंने आप ध्यान देंगे, आप प्रश्न पर ध्यान देंगे। बोलने के लिए उतावले होने के पहले प्रश्न समझिए। मैंने वो संख्या नहीं पूछी है, स्थान पूछ रही हूँ कि घन धारा में अगर हम 65,536 अगर हम केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद को मानते हैं, तो वो कौन सा स्थान आएगा जो आसन्न घन मूल होगा?
40 40वां स्थान 40 कौन सा? 40 40वां 40वां कौन सा? कोई और 40 के अलावा भी कोई बोल रहे हैं? नहीं 40वां ही है। 40 वही है। 40 ही बोल रहे हैं सब कोई? हाँ। 40 तक का जब हम घन निकालते हैं तो हमने पाया कि 40 का घन केवल ज्ञान का 65,536 के आसन्न। उसके बाद हम 41 का जैसे ही निकालते हैं तो आगे निकल जाता है। तो हमने ये पाया कि तो अब 65,536 ये में कितने स्थान हुए जिसका घन निकल रहा है? तो 40 स्थान हुए, 1 से लेकर के 40 स्थान हुए जिसकी घन रूप संख्या 65,500 40 स्थान जिसको अगर हम घन रूप निकालते हैं तो 65,536 के अंदर आते हैं। 41वां स्थान का जब हम घन निकालते हैं तो वो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। यानी कितने स्थान हुए? आसन्न घन मूल तक स्थान कितने हुए? 40 स्थान हुए। 1 2 3 4 5 6 7 सारी संख्या 40 स्थान हुए। संख्या कितनी है? संख्या के स्थान कितने हैं? 65,536। 65,536 में हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 65,594 वो क्या हो जाएगा? 65,496 65,496 मैंने ये थोड़ी कहा कि वो क्या संख्या होगी। बार बार इसीलिए कहते हैं कि चीज जैसी रहे वैसे पेशेंस से और समझ के जवाब देना चाहिए। मैंने क्या कहा? उस अगन 65,536 में से जब हम 40 घटा देंगे, घट करके जो संख्या आई वो क्या कहलाएगी? अगन मात्रिका धारा। अगन मात्रिका धारा है ना, मात्रिक। यानी उसके बाद की जो संख्या 41 42 43 वो घन को उत्पन्न करने में, घन को उत्पन्न तो कर सकती है पर वो केवल ज्ञान से आगे निकल रही है, केवल ज्ञान से आगे संख्या होती नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया? म्यूट हो गए। म्यूट हो गए, म्यूट हो गए आप। 65,536 की संख्या में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो जितने स्थान बचे वो अघन मात्रिक धारा के स्थान बच गए। तो यहाँ पर जो अपने पास बुक है, पुस्तक है, उसमें घन मात्रिक धारा में क्या लिखा उन्होंने? 1 2 3 4 कहाँ तक? केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल, यानी आसन्न घन मूल कौन सा है? 40 तक की यहाँ पर आसन्न घन मूल जिसका निकलता, तो यहाँ 40 स्थान हो गए। सर्व स्थान कितने हो गए? तो केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल प्रमाण, यानी केवल ज्ञान के पास में जिसका घन आए, आसन्न माने नजदीक में, वो उतनी संख्या इसमें आ जाएगी। वो संख्या घन को उत्पन्न करने वाली है। फिर अघन में लिखा उन्होंने, जिन संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। जैसे हम 41 का घन करेंगे, 42 का करेंगे, 43 का करेंगे, जिसका भी अब हम आगे घन करेंगे वो क्या होगा? वो घन संख्या क्या होगी? केवल ज्ञान जो हमने माना है 65,536 उससे आगे निकल जाएगा। फिर ये क्या, और दूसरा पॉइंट, दूसरा समझाने के लिए क्या लिख रहे हैं? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल के प्रथम घन मूल +1। केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल कौन सा है? तो 40 है। उस 40 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अघन मात्रिका धारा हो जाएगा। केवल ज्ञान का जो आसन्न घन मूल 40 है उसमें अगर हम 2 भी जोड़ेंगे यानी 42 हो गया। 40 + 2 आसन्न घन मूल हमको पता चल गया 40 है, तो हमको क्या हो जाएगा? वो 42। तो इस तरह से लेके सारे स्थान उसमें क्या हो जाएंगे? अघन मात्रिका धारा में। इन्होंने फिर स्थान कितने बताए? केवल ज्ञान के जितने स्थान है, कितने स्थान है? 65,536। उसमें कह रहे हैं केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल निकाल दीजिए। आसन्न घन मूल 40 है, 40 को हमने निकाल दिया तो बाकी जो बचा वो अघन मात्रिक धारा के स्थान बच गए। यहाँ क्या भाव भाषणा हो रही है?
घन मात्रिक धारा के स्थान बहुत कम है, अघन मात्रिक धारा के स्थान बहुत 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 ज्यादा हैं। कितने में? 65,536 मात्र लिए हैं, तब इतने ज्यादा हैं। अगर हम उत्कृष्ट अनंत अनंत लेते हैं तो वो अनंतों में संख्या आएगी जो अघन मात्रिक धारा हो। समझ में यहाँ तक आ रहा है? आगे चले, कोई प्रश्न है यहाँ तक? आप लोग नहीं बोलते तो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं आगे बढ़ूं यहाँ नहीं, पर आगे बढ़िए आप, कोई प्रश्न नहीं बैठ है। जाऊं। आ गया दीदी। एक बार वापस रिवाइज करिए। अजीब हाल, आप लोग कभी ना हाँ बोलते हो ना बोलते, पूछने का जवाब ही नहीं देते हो, और ऐसे बीच बीच में बोलते हैं सब। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा करते हैं आप लोग। पूछ रही भाई, समझ में आया नहीं तो आगे बढ़ो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, किसी को फिर से समझाऊं कि आगे बढ़ो। यहाँ तक आ गया दीदी। एक बार और रिवाइज करिए प्लीज। क्या चीज और करूँ रिवाइज? वो हमारा के खुला नहीं था, हाथ से गिर गया था तो मेरा मिस हो गया सुनने में। लैपटॉप आईपैड गिर गया था तो हुआ नहीं, जल्दी से चालू नहीं हुआ तो मैं पूरा नहीं सुन पाई थी। मैंने हाँ ठीक है। घन मात्रिक धारा के स्थान आपने निकाले क्या? हाँ निकाले थे पूरा 32 33 सब करके निकाला, 40 निकला। 40 निकला। तो जो 65,536 अगर हम केवल ज्ञान को मानते हैं विभाग प्रतिच्छेद, तो उसमें 40 तक की संख्या का घन उसके अंदर आता है, यानी 40 स्थान। कितने स्थान? 40 स्थान। और 40 स्थान और टोटल स्थान कितने हैं? 65,536 संख्या है इतनी। अब इस संख्या में से अगर हम 40 घटा देते हैं तो बाकी क्या बचा? अघन मात्रिक धारा के स्थान बच गए, क्योंकि 40 में 41, 42, 43 लेते लेते कहाँ तक चले जाएंगे? 65,536 तक चले जाएंगे। तो ये सारे अघन मात्रिक धारा के हो गए। तो यहाँ पर जो अघन मात्रिक धारा में 3 पॉइंट है वो समझाना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट है, जिन संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे इस धारा में पाई जाती हैं। तो कौन सी संख्या? कहते हैं कि जिसका घन केवल ज्ञान से, और हम 65,536 माने हैं, उसमें हम यह पा रहे हैं कि 41 का घन करते हैं तो वो आगे निकल जाती है संख्या। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें वो संख्या पाई जाएगी जिसका घन केवल ज्ञान से आगे निकल जाए। तो हमने देखा कि 40 तक की संख्या तो इसके भीतर है, और 41 संख्या से आगे की सारी संख्या इसके बाहर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट में फिर और एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि भाई आखिर में वो स्थान है कौन से? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान के आसन्न घन के प्रथम घनमूल। प्रथम घनमूल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, केवल ज्ञान के आसन्न घन का प्रथम घन। अगर ऐसा लिखा रहे तो संख्या बतानी है पूरी, जो 40 इंटू 40 इंटू 40 64,000 जो आती है वो बताई जाएगी। घन मूल मतलब घन का मूल निकालने पर, तो घन मूल हमारे पास क्या है? 40। हमने देखा 40 तक आता है। तो 40 में तो बोला कौन कौन सी संख्या पाई जाएगी? क्योंकि हमने एक संख्या यहाँ प्रेज्यूम की है, तो उस संख्या के हिसाब से 40 प्लस 1, 40 प्लस 2, 40 प्लस 3। तो क्या कर रहे हैं कि केवल ज्ञान के आसन्न घन के प्रथम घनमूल। आसन्न घनमूल केवल शुरू तो हो गया 1 से, पर कौन सा है? आसन्न, केवल ज्ञान के पास वाला घनमूल। एकदम साफ लिखा हुआ है कि केवल ज्ञान के पास में जो घनमूल है उसको लेना है आपको। तो केवल ज्ञान के पास में हमने पाया कि 40 है, 40 का घनमूल निकालते हैं तो केवल ज्ञान के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई अब स्थान इसमें अघन में कौन से आएंगे? तो कहते हैं 40 प्लस 1, 40 प्लस 2, है ना, 41, 42, 43, कहाँ तक आ जाएंगे? 65,536। ये सारे स्थान किस में आ जाएंगे? आकृति अघन मात्रिक धारा में। तो हम यहाँ पर ये पा रहे हैं कि घन मात्र, जब हम 65,536 छोटी सी संख्या, बहुत छोटी सी, जिसको हम लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं, बिना कॉपी पेन के समझ रहे हैं, बोलने से ही समझ रहे हैं, ऐसी संख्या जब लिए हैं तब तो इतनी ज्यादा अघन मात्रिक धारा उत्पन्न करने वाली संख्या है। जब उत्कृष्ट अनंत अनंत होता है केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद, तो यहाँ यह भाव भाषणा हो रही है कि घन मात्रिक धारा की संख्या बहुत कम होगी, स्थान बहुत कम होंगे, और अघन मात्रिक धारा के स्थान बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्थान कितने हुए?
बोल भाई केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का आसन घन मूल निकाल दो, तो केवल ज्ञान है 65,536 और केवल ज्ञान का आसन घन मूल कौन सा है 40। 40 का जब घन निकाला जाता है तो वो केवल ज्ञान के आसपास आता है। तो केवल ज्ञान के स्थान में से केवल ज्ञान का आसन घन मूल को निकाल दिया, 65,536 में से 40 निकाल दिया, तो जितना आया वो सारे स्थान, संख्या नहीं, ये संख्या तो कितनी आ रही है हमारे पास 64,000 आ रही है लास्ट, है ना, 64,000 आ रही है घनमूल करके, तो संख्या तो 64,000 है। हम स्थान की बात कर रहे हैं कि 40 स्थान अगर 65,536 में से निकाल देंगे तो जितने भी स्थान है उसके बाद 41, 42, 43, 44, 100, 101, 102, 1001, 1002 सारे स्थान 6,001, 64,001, 65,001, 65,002, 65,003, 65,536 तक के सारे स्थान क्या हो जाएंगे, अघन मात्रिक धारा के हो जाएंगे। ललिता जी, सर्व स्थान मतलब ही नहीं समझ आया, स्थान किसके लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं ये वर्ड? बोले तो आपको संख्या के एक एक संख्या के लिए एक एक स्थान नहीं 65,000 मतलब एक केवल ज्ञान के प्रतिच्छेदों की संख्या है, या क्या मतलब हुआ इसका? वो स्थान तो जगह है या जो भी है वो समझ रही हूँ, पर यहाँ ये किसको इंगित कर रहा है? मतलब इससे अपन केवल क्या ज्ञान के जान रहे अविभाज्य हैं प्रतिच्छेदों को इंगित कर रहे हैं। कि कितने कितने, मतलब ये घन धारा अघन धारा ये सब, इन सबसे क्या निष्कर्ष निकल रहा है अपना? मतलब अरे भैया बताए तो इससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकालना है, बस समझना है कि क्या आगे वो काम आने वाली है, आगे काम आने के लिए सारी चीजें बताई जा रही है। आप तो वही प्रश्न कर दिए, क्या होगा द्वीप समुद्र को जान करके, क्या होगा नहीं संख्या नहीं वैसे नहीं, उस सेंस में नहीं पूछ रही मैं कि क्या होगा जान के, नहीं मैं ये समझना चाह रही हूँ कि सर्वस्थानी क्या चीज के स्थान हुए ये जो धाराएं अपन जो पढ़ रहे हैं, तो इससे अपन क्या जान रहे हैं? एक मिनट मेरा हाँ, क्या मतलब इसमें हम ये जान रहे हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि जब आप लोग कर्म कांड पढ़ेंगे उसमें आएगा पल्ले के अर्धछेद, सागर के अर्धछेद, आपके आने वाले हैं कर्म कांड जी में आगे, तो आज उसको हम कैसे जानेंगे जब हम अर्धछेद किसे कहते हैं हम जानेंगे नहीं। अर्धछेद जानने के लिए हमको वर्ग भी जानना होगा, घन भी जानना होगा, उसी में फिर आपके शलाका वगैरह भी आएगी, तो हम कैसे जानेंगे जब तक उन शब्दों को हम जानेंगे नहीं। तो उन शब्दों को जानने के लिए हमको घन वर्ग ये सब सारी जानना पड़ता है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर्व स्थान मतलब क्या हुआ? ये स्थान मतलब स्थान मतलब हुआ ना, जैसे केवल ज्ञान हमने 65,536 माना, तो 65,536 अगर आप कॉपी पर 1, 2, 3, 4 करके लिखेंगी तो कितने स्थान होंगे? 65,536 1 2 3 4 65,536। तो 65,536 अगर हम मान लेते हैं कि केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद की संख्या 65,536 है, तो भाई उतने में घन रूप संख्या कितनी है जो घन हो करके, क्योंकि केवल ज्ञान से बाहर नहीं जा सकते, केवल ज्ञान से उत्कृष्ट संख्या नहीं पाई जाती है, तो ये जाना गया कि भाई इसमें कितनी संख्या, कितने स्थान हैं जो घन रूप होने पर भी केवल ज्ञान के नीचे रहते हैं, यानी केवल ज्ञान तक कितनी संख्या जो घन रूप से इसमें पाई जाएगी, तो कितने स्थान है जो घन रूप से पाए जाएंगे, तो भाई निकला कि 40 स्थान है, क्योंकि 40 का जब हमने घन किया तो वो 64,000 आया, 41 का जब हम घन करते हैं तो वो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, तो इस तरफ वो स्थान नहीं आएगा। तो वो स्थान समझा जा रहा है कि कितने स्थान, ये भाव भाषणा कराने के लिए कि केवल ज्ञान के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है इतने उत्कृष्ट अनंत अनंत जो है, उसमें घन रूप जो है वो स्थान बहुत कम है, और अघन अघन घन मात्रिक धारा के स्थान कम है, अघन मात्रिक धारा के स्थान बहुत ज्यादा है, क्योंकि 65,536 में ही जब करीब करीब 65,000 है ना, 36 4 और घटा दीजिए 64,996 इतने हो जा रहे हैं, तो इतने में जब इतने हैं तो पूरा उत्कृष्ट अनंत अनंत में भी यहाँ ये भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं कि घन मात्रिक धारा के स्थान कम है, अघन मात्रिक धारा के स्थान बहुत ज्यादा है।
अभी मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे हमने ये 65,536 में से 40 घन मात्रक धारा के स्थान ले लिए, जो बाकी बचे स्थान वो अघन मात्रक धारा के हो गए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही जैसे अघन मात्रक धारा के अगर हम आगे 41 या 42 हम आगे निकालते हैं और वो केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेदों से आगे की संख्या पहुंच जाती है, तो उसको भी तो हम अघन मात्रक धारा में लेंगे ना। मतलब हमको ये थोड़ी ना लेंगे कि जो हमारे जो बच के आए हैं कि 65,496 है, अघन मात्रक धारा में तो और ज्यादा स्थान भी आ सकते हैं। हमने यहाँ तक ही माना ना, हमने केवल ज्ञान इसको मान लिया। हमने उत्कृष्ट अनंत अनंत में तो बहुत स्थान है, अभी वही तो बोले कि एक्चुअल में तो उत्कृष्ट अनंत अनंत है। उस उत्कृष्ट अनंत अनंत को हमने 65,536 मान लिया समझने के लिए, वो तो बहुत है। तभी तो कह रहे हैं ना कि 65,536 में जब 64,996 स्थान है, तो उत्कृष्ट अनंत अनंत में तो अघन मात्रक धारा के बहुत स्थान होंगे, बहुत अधिक स्थान होंगे। वही तो वो यहाँ माना गया है। ये थोड़ी कि इसके आगे संख्या, इसके आगे तो बहुत संख्या, इसके आगे तो हम बोल पा रहे हैं। जो हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं है तो हम बोल पा रहे हैं, तो संख्या तो बहुत ज्यादा है ना। इसको खाली प्रज्यूम किया गया समझने के लिए कि हम लोगों ने मान लिया। आचार्य नेमिचंद आचार्य मान रहे हैं, हमने नहीं माना है कि भाई केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की संख्या 65,536 है। एक अनंत है, वहां तो अनंत का भी घन होकर के हो सकता है उसके अंदर आ जाए, क्योंकि हमने देखा था सबका वर्ग सलाका निकाल के कितना कहाँ जाके उत्कृष्ट अनंत अनंत आएगा। तो वहां तो बहुत कुछ का घन हो जाएगा, लेकिन उसको हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि 65,536 है। नहीं, मैं बोल रही थी जैसे घन धारा, अघन धारा या अघन मात्रिक और घन मात्रिक, इन सब से फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, सिर्फ अपने जानने के लिए कि इनको अपन कैसे कैसे काउंट करें। आपका जवाब भगवान के समोसरण में मिलेगा मंजू जी। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। मैं नहीं बता सकती कि ये घन धारा क्यों है, किस लिए बताया जा रहा है, क्यों जान रहे हैं अथवा क्या है। मेरे पास तो इतना विश्लेषण नहीं है, और मैं इस विश्लेषण में जाती भी नहीं हूँ। इस विश्लेषण में जाऊंगी तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगी। मैं उस सेंस में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि घन हो भले अघन हो, सिर्फ अपने को संख्या मतलब पता चल रहा है कि कहाँ तक केवल ज्ञान का वो कर सकते हैं अपन, कि कितनी घन धारा बन सकती है, कितने अघन। अदरवाइज तो घन अघन से वैसे कुछ नहीं है ना, वो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वैसा कुछ नहीं है ना। सब सिर्फ जानने का तरीका ही हुआ ना, कि अपन एज्यूम करें। भाई साहब, जेठी भाई साहब, इनके प्रश्न का हम इनका प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रुप में किसी को भी भाव भाषण हो रही हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इनके प्रश्न को ही नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप लोग इनको उत्तर दे सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या जानना चाह रही हैं। मेरे ख्याल से मंजू जी जो जानना चाह रहे हैं, मुझे लगता है केवल हम लोग जो जानने के लिए यहाँ बैठे हैं वो बैठे हैं केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेदों के बारे में, और उसको जानने का ये प्रोसेस है, स्टार्ट यहाँ से होता है, और उसको हमने नंबर से जाना। हालांकि ये बात हो रही है अनंत के नंबर से नहीं होगी, नंबर तो संख्या है ना, वो बात होगी अनंत अनंत की। तो लेकिन इसको समझने के लिए हम नंबर से जान रहे हैं, मुझे तो इतना ही समझ में आया है। नहीं, अपन जान रहे नहीं, ये समझ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जैसे घन धारा इतनी कम आई, अघन धारा इतनी ज्यादा है, ये सिर्फ एक जानने के प्रोसेस में है ना। ये इससे प्रोसेस है, और इससे कैलकुलेशन का हमारा सार्थ होगा ना आगे जाके। अपने को ये बताया है कि ये अपन जानने के बाद अपने को जब द्विरूप वर्ग धारा जो जानेंगे उसमें इसका उपयोग होने वाला है, वो समझने में हमको ये समझना जरूरी होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम द्विरूप वर्ग धारा का जो आगे 3 है वो नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमको एसएससी पास करना है, तो उसके लिए पहले 10वीं पास करना पड़ेगा, 9वीं पास करना पड़ेगा। तो 9वीं पास करने का उपयोग कुछ नहीं है, वो 10वीं के लिए जरूरी है। वैसे ही ये घन धारा, ये जो अभी तक जो हमने जाना है वो आगे द्विरूप वर्ग धारा जानने के लिए जरूरी है। वो बेसिक है। और बताएं जेठी भाई साहब, 9वीं क्लास पढ़ना बेकार नहीं है। मुझे 9वीं क्लास तक का ही ज्ञान चाहिए। मुझे 5 क्लास तक का ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान है। पहली क्लास का ज्ञान जब बच्चे को हाथ में पेंसिल पकड़ के हम लोग सिखाते हैं, पे हाथ से पकड़ पकड़ के लिखवाते हैं, अ लिखो क लिखो, वो ज्ञान भी बहुमूल्य है।
ज्ञान तो ज्ञान है। वो ज्ञान बहुमूल्य है। वो ज्ञान जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक अगली क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, आगे के क्लास में हमको नहीं भी पहुंचना है तो भी ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो ज्ञान तो है ही। अब कोई इंजीनियर बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, हम तो नहीं बने। फिर तो सबको ही इंजीनियर बनना था, सबको ही डॉक्टर बनना था, लेकिन सब तो नहीं बनते हैं। जो जिसको जहां तक ज्ञान करना रहता है वहां तक ज्ञान करता है। लेकिन यहाँ जो हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे की जो चीज समझने जा रहे हैं, हम 14 धारा समझने के लिए बैठे हैं। हम 14 धारा में इतनी धारा समझ लिए। धाराएं किसको कहते हैं ये हमने समझ लिया कि धाराएं किसको कहते हैं। धाराएं में हम समझ में आ रहा है, सारी धाराएं हम समझते हैं। आचार्यों ने 14 धारा दी है कि 14 तरह की धारा होती है। अब इसमें हम ये थोड़ी बता सकते कि ये क्यों पढ़े, ये क्यों नहीं पढ़े। अब समधारा, कोई अगर इवन ऑड नंबर क्यों पढ़ते हैं आप लोग क्लास में? क्यों का नहीं पूछ रही मैं, अब समझ में आ गया कि आगे की चीज समझने के लिए ये तो मैं शुरू में बोलती थी मंजू जी आप लोग इसका मतलब बहुत कुछ करते रहते हैं क्लास सुनते सुनते। मैं कल भी बोली हुई ये बात, मैं परसों भी बोली, जब भी क्लास हो रही है 2-3 दिन से लगातार बोल रही हूँ। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है। तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि आगे का सब्जेक्ट जानने के लिए हमको इसको जानना जरूरी है। चलिए आगे चल रहे हैं। द्विरूप वर्ग धारा, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। आ गया समझ में। दीदी मेरे को एक बार अघन मात्रक धारा वापस बताइए ना। क्या बताऊं? अघन मात्रक धारा कैसे? हाँ, अघन मात्रक धारा कैसे निकलेगी वो? अरे निकाली तो है। जिसका हम घन करेंगे वो घन केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद हमने 65,536 माना। हाँ। उससे अगर आगे निकल जाता है तो वो अघन। यहाँ पर वही हम आप लोगों से पहले दिन भी कहते, वर्ग निकालना और घन निकालना किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। निकालने में थोड़ी, आज 41, 42 का भी तो घन निकलेगा। 41 को 3 बार गुना करें, 41 का घन हो गया। 42 को 3 बार गुना किए, 42 का घन हो गया। 43 को 3 बार गुना किया, 43 का घन हो गया। तो घन तो जो उत्कृष्ट अनंत अनंत है अविभाज्य प्रतिच्छेद, उसका भी निकाल लो आप, लेकिन उसके आगे संख्या ही नहीं है। संख्या होनी चाहिए ना। आप 41 को 41 से गुना किए तो वो संख्या होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आप घन वहां तक ना निकालोगे जहां तक उत्कृष्ट अनंत अनंत के अविभाज्य प्रतिच्छेद है, वहीं तक तो निकालोगे। उसके आगे अगर हम निकालते हैं तो वो तो संख्या उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनंत अनंत से कोई संख्या आगे और उपलब्ध ही नहीं है। तो उत्कृष्ट अनंत अनंत को यहाँ माना गया 65,536। अब उसके अंदर हमने पाया, जिन्होंने भी किया 1 से लेकर के 40 तक जब किया जा रहा है तो 64,000 आ रहा है। 41 का जैसे ही कर रहे हैं घन तो 65,536 से आगे आ जाता है, और आगे की संख्या होती नहीं है। एक्चुअल में नहीं, आप लोग यहाँ पर थोड़ा हमको लग रहा है इसलिए भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में तो संख्या है ही है, पर उस संख्या को हमने मान लिया 65,536, क्योंकि हम बड़ी संख्या को नहीं कर सकते हैं इसलिए। तो 65,536 अगर अविभाज्य प्रतिच्छेद है केवल ज्ञान के, तो उतने अविभाज्य मान लिया कि उतने ही अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। तो उसमें घन रूप की संख्या कितनी बैठ रही है? तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके 40 तक की संख्या का अगर हम घन निकाल रहे हैं तो 65,536 के पहले पहले आ रहा है। लेकिन जैसे ही अब उसके बाद 40 के बाद संख्या नहीं है क्या? संख्या तो है ना, 65,536 तक है संख्या, हमने माना है वहां तक है तो उत्कृष्ट अनंत अनंत। तो 40 तक तो आ गया। अब 41, 42, 43, 44 ये संख्या तो है, पर इन संख्या को जब हम घन करते हैं तो 65,536 से आगे निकल जाती है। तो आचार्य ने कहा ये अघन मात्रिक धारा है, यानी अघन को उत्पन्न करने वाली संख्याएं है। ये समझ गए। अघन को अघन क्यों कह दिया? क्योंकि केवल ज्ञान से आगे निकल गया, इसलिए। घन तो निकल सकता है, फिर समझिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग और घन तो निकल ही सकता है, पर हमको क्या फायदा होगा? आप अगर हमसे रुपया मांगने आए कि 50 रुपया दीजिए, मेरे पास अगर 40 ही रुपया है तो आपको क्या फायदा हुआ मांगने से? तो घन तो इसका निकलेगा ही, लेकिन वो संख्या ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए उसके आगे की संख्या को क्या कह दिए? अघन मात्रिका धारा।
वो अघन को उत्पन्न नहीं कर, घन को उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो 40 तक के स्थान 1 से लेके 40 स्थान तो हो गए घन मात्रिक धारा, यानी घन को उत्पन्न करने वाले स्थान। और घन को उत्पन्न नहीं करने वाले स्थान अघन मात्रिक धारा के कितने हो जाएंगे? तो स्थान 65,536 है, उसमें से हमने 40 स्थान माइनस कर दिए, बाकी जो स्थान बचे वो अघन उत्पन्न करने वाले हो गए। आया कि नहीं समझ में? आ गया। आ गया दीदी, हाँ आ गया दीदी। तो बोलना चाहिए ना समझाने के बाद। नहीं तो दीदी म्यूट हो गए थे। 23 मिनट सिर्फ रिवीजन, मतलब बार बार रिपीट होने में गया चीज। अगर इसको वापस से रिकॉर्डिंग सुन लेते तभी भी ये काम हो जाता और हमारी द्विरूप धारा शुरू हो जाती। अब हम आ रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा। अगर हम शब्दों से चीजों को, एक मिनट, हाँ? वो जो कल आपने घन मात्रिक धारा 100 को लेके बताई थी, वही चीज हो गई ना ये बड़े उसमें हो गई, वो आपने 100 के छोटे में बताई। मैंने कल ही कह दिया था, पता नहीं मैं क्यों, पता नहीं मेरे में कुछ कमी है कि आप लोग ध्यान से नहीं जी, नहीं किसी ने बात आ गई थी कि शुरू में जो 100 बताया गया था उसमें चल रही थी, 100 से संख्या हमको समझ में आ रही थी। अब जब हम ये भी हमने बताया कि 100 अगर हम मानेंगे 4 स्थान आ रहे हैं घन के, 1 2 3 4 5 को लेते 125 हो रहे हैं। तो 25 हो रहा है। वास्तव में आचार्यों ने संख्या लिए, यह भी मैंने कहा था कि 100 तो हम अपने मन से आप लोगों को, पहले छोटी छोटी बात थी, केवल वर्ग था तो वहां तक ले लिए कि सबको समझ में आ जाए। उसके बाद जो एक्चुअल संख्या आचार्य ने लिए 65,536 लिया, तो वो संख्या लेके हम घन रूप में चल रहे हैं। जहाँ 100 माने थे वही 65,536 है। 65,536 मान सकते थे, लेकिन फिर आप लोगों को वो करने में थोड़ी दिक्कत होती, बड़ी संख्या रहने पर ना, बहुत सारे करने पड़ते, तो इसलिए वहां पर छोटे लिए, वहां पर स्थान वगैरह निकालने में वर्ग वगैरह 65,536 का वर्ग की संख्या निकालते, फिर उतने स्थान होते तो थोड़ा सा टफ हो जाता, तो इसलिए वहां पर 100 माना गया था। आगम में जीवकांड जी में 100 बोल के कोई संख्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं समझ गई थी दीदी, लेकिन मैंने अपना थोड़ा सा क्लियर करने के लिए पूछ लिया। हाँ चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा। सेंटेंस शब्द को समझेंगे तो हमेशा याद रह जाएगा। द्वि माने दो, दो रूप में वर्ग धारा, यानी स्क्वायर में वर्ग धारा। द्विरूप, स्क्वायर करते जाइए, जो संख्या आती जाए उसका स्क्वायर करते जाइए, वो उसमें जितनी संख्या आएगी वो संख्या कहलाएगी द्विरूप वर्ग धारा। द्वि पहले देने का मतलब एक ये भी है कि 2 से शुरू होगी वो संख्या, 2 से द्विरूप माने 2, वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी पहला स्थान जो होगा द्विरूप वर्ग धारा का 4 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है। ये शब्द क्या कह रहा है? 2 रूप से वर्गित होते हुए, द्विरूप 2 रूप से, 2 से वर्गित होते हुए होती हुई धारा, 2 से वर्गित होती हुई धारा। तो 2 से वर्गित होने का मतलब किसी पर 2 का पावर देंगे, तो 2 का पावर देने से 2 पर 2 का पावर दिए तो 4 हुआ। ये सबसे पहला स्थान हुआ द्विरूप वर्ग धारा का। अगला स्थान होगा क्या करें? द्विरूप वर्ग, यानी जो आपके पास संख्या आ रही है उसको बार बार द्विरूप करते चले जाइए, यानी 4 पर स्क्वायर 16, 16 पर स्क्वायर 256, इस तरह से जहां पर यह संख्या 4, 16, 256 जहां पाई जाएगी, 65,536 जिसको पन्नट्ठी कहते हैं, फिर 65,536 इंटू 65,536 बादाल कहलाती है, फिर बादाल गुना बादाल इकट्ठी कहलाती है। तो ये जो संख्या हुई, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? द्विरूप वर्ग धारा। पहला स्थान होगा 4, क्योंकि 2 का जब वर्ग करते हैं तो 4 आता है। द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4, ध्यान देंगे, द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करे 16, 16 का स्क्वायर करे 256। तो अगला पेज आप लोग निकाल लें, शायद अगला पेज होना चाहिए, हाँ है ना। द्विरूप वर्ग धारा के स्थान, तो देखिए स्थान का पहला स्थान कौन सा है? कहते हैं 4 है। कैसे आई? 2 का 2 से गुना करने से आई। अभी अन्य रूप वाला नहीं देखिएगा, वो बाद में समझाएंगे। फिर कहते हैं 16, फिर 4 पर स्क्वायर किया तो 16 आई,
फिर 16 का स्क्वायर किए, 16 गुना 16 मतलब 16 पर स्क्वायर, तो हम 256 आई। फिर 256 को स्क्वायर किए, वही द्विरूप का मतलब 2 से द्विरूप करते जाना, डबल डबल करते जाना, उसी से उसी को गुना करते जाना, जो हम लोग वर्ग में करते हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ग करते जाना है। फिर 256 को 256 से मल्टीप्लाई किए तो अपने पास आ गई बादाल, जिसको कहते हैं सॉरी पन्नठी आई, पन्नठी को जिसको हम 65,536 कह रहे हैं। बहुत ध्यान रखना होगा इस संख्या का, ये संख्या बहुत काम आने वाली है। 65,536 ये कौन सी संख्या हुई? इसको पन्नठी भी कहते हैं। इसको आगम में जीवकांड जी वगैरह में 65 लिख करके आगे इक्वल का चिन्ह लिखा रहता है, उसे वहां पर समझ जाना चाहिए कि ये पन्नठी है, अथवा समझ जाना चाहिए कि 65,536 है। मैं पुनः एक बार बोल रही हूँ, पन्नठी, ये शब्द पन्नठी बादाल इकट्ठी हमारे परम मांगलिक शब्द हैं, जीवकांड जी के परम उत्कृष्ट शब्द हैं, संख्या के, भगवान के वाणी में खीरे हुए आचार्य नेमी चंद जी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, परम मांगलिक शब्द हैं। पन्नठी, मेरे रोंगटे मेरे 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 सिहरन हो रही है बोलते हुए बदन में, मैं नहीं जान रही आप लोग को कैसा लग रहा, मेरे तो सिहरन हो रही है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जब हम द्विरूप वर्ग धारा में जाते हैं तो जैसे हमने देखा घन धारा में कौन कौन सी संख्या आई थी, तो 8 आई थी, 64 आई थी ना, 125 आएगी, और 6 गुना 6 गुना 6 जो भी संख्या बनती हो। तो हमने देखा था कि अगर हम घन धारा की संख्या देख, स्थान नहीं, घन धारा की संख्या जब हमने देखी थी तो 8 आया था, 64 आया था, 125 आई थी। तो वैसे ही कह रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में कौन कौन सा संख्या आएगी, कैसी संख्या आएगी जो हम समझे कि द्विरूप वर्ग धारा की संख्या है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली संख्या 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। फिर उसी संख्या को, क्योंकि हमको धारा बनानी है, धारा माने आप लोग को पहले दिन कहते ना एक सिस्टम बनाना है, एक उसकी कंटिन्यू कहीं बाधा नहीं उत्पन्न हो, ऐसी हमको धारा प्रवाह में चल रहा है कि कौन कौन सी संख्या उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो यहाँ पर आया कि 2 दूनी 4, 4 को फिर 4 चौका 16, फिर कहे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक आप लोगों को शंका उठानी चाहिए, भाई 3 तिया 9 भी तो हो रहा है, 3 पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 हो रहा है, वो संख्या ऑड संख्या है, ऑड संख्या द्विरूप वर्ग धारा में जिसका वर्ग निकल सकता है उसको ही लिया जाता है। समझ में आई ना? 3 तिया 9 का भी वर्गमूल निकलता है, लेकिन वो ऑड संख्या है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर सारी इवन संख्या आ रही है। तो स्टार्टिंग इवन संख्या से करके और बाद में भी उसको मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी उसी से वर्ग धारा लेना है। 2 के बाद 3 अथवा 4 के बाद 5 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वर्ग धारा टूट रही है। द्विरूप वर्ग धारा, जैसे 2 दूनी 4 ले लिया, फिर हम उसके बाद अगर 3 तिया 9 लेते हैं तो संख्या तो 2 के बाद 3 है, लेकिन अपना वर्ग धारा नहीं बैठी ना, क्योंकि वर्ग धारा क्या कहते हैं, द्विरूप वर्ग धारा माने आप जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ऐसा नहीं कि जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको आप और किसी से मल्टीप्लाई करना। तो जब 3 तिया 9 करते हैं, मान लीजिए, तो 9 तो आया नहीं है, 2 दूनी 4 आया है, 4 का ही हमको स्क्वायर करना है, इसलिए इसमें 3 अथवा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये संख्या नहीं आएगी। तो सबसे पहली संख्या उन्होंने कहा द्विरूप वर्ग धारा की 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो संख्या सबसे पहली, स्थान सबसे पहला कौन सा होगा? द्विरूप वर्ग होने के बाद में। ऐसे तो 2 का वर्ग हो रहा है, लेकिन किसका वर्ग हो रहा है वो नहीं लेना है, वर्ग धारा का पहला स्थान, द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है। 4 को मल्टीप्लाई करे 16 आया, फिर 16 को वर्ग करेंगे, 16 को वर्ग करने से फिर 256 आया, फिर 256 को वर्ग करेंगे तो 65,536 आई, फिर 65,536 को फिर वर्ग करेंगे तो बादाल आएगा। ये संख्या पढ़ने लायक है, मैं तो इसको पढ़ ही दूंगी, 429,49,67,296, इसको बादाल कहा गया। ये कैसे आई? पन्नठी इंटू पन्नठी,
पनट्ठी इंटू पनट्ठी अथवा 256 गुना 256 नहीं 65,536 गुना 536 65,536 इसको गुना करे हैं तो हमारे पास बादाल आई। अब बादाल को दीदी भी 4 अरब नहीं आएगी क्या? हाँ 4 अरब 29 करोड़ 49,67,296 ऐसे आएगी ना दीदी? अरब में चलेगी ना ये संख्या? ये भी सही है। एक ही बात है ना, तो 4 अरब 29 करोड़ बोलो चाहे 429 करोड़ बोलो, एक ही तो बात है। ठीक है। फिर जो बादाल से जो संख्या आई उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठी आएगी। जो इकट्ठी हम लोग करना योग पढ़ते समय हमने जाना था। तो इस तरह से द्विरूप वर्गधारा के स्थान कौन से हुए? 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल और इकट्ठी, ये स्थान हुए द्विरूप वर्गधारा में। आई कैसे है, इसको दूसरी तरह से हम कैसे समझें? तो कहा भाई 2 पर 2 का वर्ग कर दो, 2 पर 4 का वर्ग कर दो, 2 पर 8 का वर्ग कर दो, 2 पर 16 का वर्ग कर दो। जीव कांड जी में ये चीजें बहुत बढ़िया से आई हुई है, बहुत सुंदर से आई हुई है। 2 पर 32 थोड़ा सा मेरा मतलब जिसको कहते हैं ना खिड़की से झांकना, थोड़ा सा खिड़की से झांकी थी मैं जीव कांड जी का, जब नहीं तत्वार्थ मंजूषा जब चल रहा था उसमें शायद आया है थोड़ा सा, तो उसी में देखा था मैंने। फिर बादाल में 2 पर 32 पावर आ गया। अगर हम 2 के रूप में द्विरूप वर्गधारा को लें तो कैसे आएगा? 2 पर 2 वर्ग, 2 पर 4 वर्ग, 2 पर 8 वर्ग, 2 पर 16 वर्ग, 2 पर 32 वर्ग। नहीं मोचा नहीं करी थी 8 वर्ग नहीं आएगा ना दीदी? 2 पर 8 वर्ग नहीं आएगा ना? हाँ जैसे अभी आपने कहा 2 पर 8 वर्ग, तो 2 पर 8 वर्ग नहीं आएगा ना? 2 पर 16 क्यों नहीं आएगा? बोलिए, करके देखिए, करके देखिए। आएगा 2 पर 8 भी आएगा। दीदी वर्ग का मतलब ये पावर को डबल डबल करना है। द्विरूप का मतलब ही वही है कि दुगना दुगना करना, इसलिए नहीं आने का मतलब ही नहीं बनता है ना? आएगा जरूर, आपको कहीं पर भूल हो रही होगी। तो द्विरूप वर्गधारा के ये स्थान हुए 4, 16, 256, 65,536, 429 करोड़ 49,67,296, 65,536 को पनट्ठी, दूसरे को बादाल कहते हैं। 42 से शुरू होती है संख्या, इसलिए उसको बादाल कहते हैं। इसको दूसरी तरह से बादाल, वैसे जब हम लोग जीव कांड पढ़ेंगे उसमें बादाल बोल करके ज्यादा आएगा, लेकिन जहाँ अंक लिखा रहेगा वहां पर बादाल 42 प्लस 42 उसके बगल में बराबर का चिन्ह रहेगा। वहां हमको समझ लेना होगा कि ये संख्या 429 करोड़ 49,67,296 में है। उसी तरह से बादाल को जब बादाल से स्क्वायर करते हैं तो इकट्ठी आती है, जो कि 42, उसका इकट्ठी नाम क्यों दिया? 42 कहा गया। इकट्ठी गुना 42 को, इकट्ठी को भी कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 40 उसके आगे स्क्वायर का चिन्ह, बुक में देखिए लिखा हुआ है 40 स्क्वायर का चिन्ह, सॉरी बराबर का चिन्ह। तो ऐसे लिखा रहेगा। अपने जब जीव कांड जी पढ़ेंगे तो उसमें ये संख्या इस तरह से, इतनी बड़ी बड़ी संख्या वहां लिखी हुई नहीं आएगी, एक बार हो सकता है, मुझे नहीं पता है पूरा तो, लेकिन संक्षेप में चिन्ह के रूप में ऐसे ही आएगी। तो यहाँ 40 का 42 है ना? 40 कहाँ बोले आप? 42 बोले? हाँ 40, अच्छा मुझे 40 सुनाई दिया। हो सकता बोल गए होंगे, कोई ठीक भी नहीं है। तो 42 को इकट्ठी कहा गया। 42 से ये संख्या यहाँ पर जो उसको इकट्ठी के नाम से आचार्यों ने पहचान कराई। तो पनट्ठी का स्क्वायर बादाल, बादाल का स्क्वायर इकट्ठी, 256 का स्क्वायर पनट्ठी, पनट्ठी का स्क्वायर बादाल, बादाल का स्क्वायर इकट्ठी। ये इस तरह से यहाँ तक ये संख्या आई है। इसमें कुछ इसको कहे कि आई कैसे? तो 2 को 2 से गुना करने से, फिर उससे उसका जो आया उसको उसी से गुना किए। एक तो ये ऐसे आई। फिर कहते दूसरी तरह से हम इसको कैसे समझें? तो उन्होंने कहा कि भाई जो संख्या आ रही है उस संख्या उसी 2 पर डबल 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 स्क्वायर करते हुए बढ़ते जाइए, यानी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 गुना 2 जो उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, ओवर पावर दिया हुआ,
आप पावर को भी मल्टीप्लाई 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 लिख सकते हैं। लिखने का फॉर्म ऐसे भी हो सकता है कि 2 पर 2 का पावर, फिर 2 पर 4 का पावर, यानी पावर को मल्टीप्लाई करते जाइए, बेस 2 रखे रखिए, जिसको कि लॉग सिस्टम कहते हैं। तो दूसरी तरह से ऐसे आएगी संख्या। ये टेबल पूरा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसमें जितनी इकट्ठी तक के द्विरूप वर्ग धारा के स्थान कितने हुए? 6 हुए। बगल में लिखे हुए हैं स्थान 1 2 3 4 5 6 स्थान हुए। दीदी मेरे को एक प्रश्न था। हमने पनट्टी को 65 के आगे इक्वल का साइन लिखा, और पनट्टी के बाद आया बादाल, बादाल के बाद आया इकट्ठी। तो इकट्ठी को इन्होंने लिखा है अन्य कैसे आई, तो 42 के सामने इक्वल का चिन्ह दिया, और 42 के सामने, तो अब ये 65 के सामने इक्वल का चिन्ह दिया तो हो गया पनट्टी, तो 42 के सामने इक्वल का चिन्ह दिया तो उसका कोई नॉमेनक्लेचर है? उसको कुछ कहते हैं उस संख्या को? बादाल। बादाल क्या बोले? हमने 65 के सामने इक्वल टू का चिन्ह दिया तो उसको हम कर रहे हैं पन्नट्टी। पन्नट्टी को ऐसे इक्वल टू लिखते हैं। तो ये 42 इक्वल टू जो है उसका कुछ, जैसे 65 इक्वल टू का पन्नट्टी नाम हो गया, तो 42 इक्वल टू का नाम कुछ है क्या? यहाँ जो 42 इक्वल टू बादाल गुना बादाल हो रहा है ना, 42 बादाल है। अच्छा 42 बादाल है। हाँ, बराबर 42 देखते हैं ना तो बादाल है। बादाल। तो ये 1 मिनट, अरे भैया जब आप ही लोग बोल लीजिए फिर। पता नहीं हमेशा की ये बात है, जब आपसे पूछे तो आप उत्तर दीजिए ना। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। 42 यहाँ बादाल को लिखा गया है, बादाल इंटू बादाल इज इक्वल टू इकट्ठी। इसका नाम इकट्ठी। बादाल को बादाल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी उसको इकट्ठी का फॉर्म दिया गया। आ गया, समझ गया। और कोई प्रश्न? संख्या तो इससे आगे भी हो सकती है ना, हम लोग को दिखाया इतना है। संख्या तो इससे आगे, संख्या तो उत्कृष्ट अनंत अनंत है बाबूजी। ये यहाँ तक की संख्या केवल इकट्ठी से आगे अपने आगम में कोई नाम नहीं आया है। ये 3 फिर तो वो आ जाता है सूच्यांगुल का अर्धछेद, सागर का अर्धछेद, सूच्यांगुल का सलाका, ऐसे। अब इसके बाद जो शब्द आते हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। इसके आगे संख्या, क्योंकि हमारे से तो ये संख्या भी वैसे होगी बाबूजी, 1 कोटि 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 8 कोटि 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 कोटि। हम तो ये संख्या पढ़ने लायक है अभी, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था वहां पर परिता संख्यात के पहले वाली संख्या कोटि कोटि करके पढ़ा था, उस तरह से यहाँ भी संख्या कोटि कोटि करके पढ़ी जाएगी। तो ये संख्या भी कोटि कोटि तक का पढ़ सकते हैं। इसके आगे की संख्या फिर उस वैसे इसके आगे जैसे ही बढ़ती संख्या असंख्यात में आ जाती है। दीदी एक बार इकट्ठी वाली संख्या को भी पढ़ के बताइए ना। आप पढ़िए ना। मुझे नहीं आई तभी तो मैं आपको पूछ रही हूँ। दीदी और एक प्रश्न है मेरा। दीदी और एक प्रश्न है मेरा। हमने पनट्टी को 65 इक्वल टू किया, पर पन्नट्टी से तो बादाल की संख्या जो है वो पन्नट्टी गुना पन्नट्टी है बादाल, तो बादाल को हम 42 इक्वल टू कैसा लिखते हैं? 65 इक्वल टू बड़ा है या 42 इक्वल टू बड़ा है? 42 के सामने इक्वल टू का चिन्ह लिखा, वो हो गया बादाल, और बादाल जो है वो पन्नट्टी का गुना पन्नट्टी है। हाँ, पन्नट्टी का मतलब 65, उसका मतलब 42, उससे वो बड़ी नहीं हो गई। बादाल 42 से शुरू होती है, इसलिए उसका नाम बादाल है। 65 पन्नट्टी इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो 65 से शुरू हो रही है। इसमें वो बड़ी और छोटी को नहीं लेना, इसका नाम किस पर है? शुरू की 2 संख्याओं के ऊपर नाम है। अच्छा। इकट्ठी भी जो नाम है 1 और 8, इकट्ठी नाम भी जो है 1 और 8 से है। फिर तो आप इकट्ठी तो और आपको छोटी लगेगी, पन्नट्टी बादाल इकट्ठी तो आपको 18 ही लग रही होगी, है ना। अब इसके आगे भी अगर कोई संख्या होती तो इकट्ठी गुना इकट्ठी, तो आप कहते 18 गुना 18। तो हमको वो जो शुरू के 2 अंक से इनका नाम दिया गया है, पन्नट्टी बादाल और इकट्ठी। मतलब इक्वल टू का मतलब आगे की जो संख्या है, वो आगे के जो अंक है वो हमको समझ लेना है कौन से है। हाँ, यहाँ से भाई 18 से शुरू हो रही है, वो 42 से शुरू हो रही है, वो 65 से शुरू हो रही है। अब उसके आगे कितना है
ये हमको शास्त्र से जानना होगा। तो पन्नठी मतलब 65,536, बादाल मतलब 429 करोड़ 49,67,296 और इकट्ठी मतलब बादाल गुला बादाल। तो ये आई कैसे प्राकृत के संकेत? शब्द हुए ना ललिता जी, प्राकृत के शब्द हुए ना, ये इकट्ठी पन्नठी ये सब आई प्राकृत डोंट, वाले। मैं नहीं जानती कुछ, जो चीज मैं नहीं जानती मैं नहीं बता सकती हूँ, और किसी से मैंने सुना भी नहीं। अभी भैया लोग के क्लास में ऐसा कुछ क्लास उनकी मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने नहीं ऐसा तो अपने गोमट सर और में आया ना बादाल और शब्द प्राकृत की गाथा में। हम ये नहीं जानते ये प्राकृत है कि संस्कृत है, ये जानते हैं कि जैन आगम के गणित के शब्द है, इतना बस जानते हैं। बहुत ही आनंद आया ललिता जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हम अनीता जी कलकत्ते वाली होंगी, आपने पन्नठी पूछा था, आपको पन्नठी समझ में आया होगा। समझ में आ गई। अब ये यहाँ एक पर हम लोग दीदी हाँ, एक हाँ, संख्या मैं सुनाती हूँ। हाँ, 184 शंख, 46 पद्म, 74 नील, 40 खरब, 73 अरोड़, 73 करोड़, 70 लाख, 73 अरब, 70 करोड़, 95,51,616 अंक प्रमाण। चले बहुत अच्छा। कविता जी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। हाँ बहुत बहुत अच्छा, एक बार और बोल दो। दीदी मैं बोलूं, दीदी मैं बोलूं, बोलो, कोई भी बोलो। ये शंख 184 शंख, 46 पद, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95,516 51,000 516 51,616 सॉरी 616 थोड़ा धीरे बोलिए ना, लिख लेंगे हम। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, 1 मिनट। अपने जिन आगम में कोटि से आगे शब्द नहीं लिए जाते हैं, वो शंख और पद करके तो मैं भी बता देती, क्योंकि इसलिए नहीं जाते हैं। 1 मिनट पूरा सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले। अपने किसी भी कर्मों की स्थिति पद और पद्म और महापद्म और शंख में नहीं है, कोटि कोटि में, कोड़ा कोटि। इसलिए यहाँ गिनती कोड़ा कोड़ी में चलेगी। मैं पहले भी बोल दी थी कि कोटि 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 करके करना है, वो तो मैं भी कर देती। पद्म शंख महाशंख, इतना गणित पढ़े हुए तो इतना थोड़ी कि पद्म महापद्म शंख नहीं आता है, उसमें बोलना नहीं ना है, कोटि कोटि में बोलना है, कोटि कोटि में बोलना। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये संख्या कैसे आई, आचार्य ने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया, क्योंकि ये दोनों चीज हमको भाव भाषणा रखनी है। आगे जो अर्धछेद शलाका बहुत सारी चीजें आने वाली है, अगर हम यहाँ दोनों पद नहीं समझ के रखेंगे तो आगे हम लोग को परेशानी होगी। कैसे आई, तो पहली बात तो कई दूर वर्ग धारा कहते किसके हैं, जिसमें 2 से वर्गित करती हुई जो संख्या आती जाए उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। सबसे पहली संख्या 2 का वर्ग करके 4 होता है, इसलिए सबसे पहली संख्या द्विरूप वर्ग धारा की 4 है। 4 के बाद 4 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, कहाँ तक करते जाएंगे। केवल ज्ञान का जो उत्कृष्ट अनंत है, उसके पहले जिसका स्क्वायर, हम लोग ये भी समझ रखे हैं कि केवल ज्ञान की संख्या समरूप है, यानी उसका स्क्वायर उससे उसको अगर हम वर्ग निकालें तो वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, इसलिए वर्ग भी होगा। उत्कृष्ट अनंत को उत्कृष्ट अनंत से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्कृष्ट अनंत अनंत आ जाएगी। ठीक है, उत्कृष्ट अनंत को जब उत्कृष्ट अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्कृष्ट अनंता अनंत आ जाएगी। तो इकट्ठी के बाद की संख्या बहुत आएगी, लेकिन यहाँ इकट्ठी तक ही आचार्य बताए हैं। इसका क्या और क्या कारण हो सकता है, कभी कोई ऐसा हम लोग जब जीव कांड पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसा आचार्य ने कहा होगा या विद्वानों ने कहा होगा, तो जरूर हम लोग उसका भाव भाषणा करेंगे। तो यहाँ हमने पाया 4, 16, 56। अब ये आई कैसे, तो भाई 2 को स्क्वायर किए, फिर 4 को, एक तो इस तरह से आई, दूसरे तरह से और कैसे आई, बोला 2 पर आप पावर बैठाते जाइए, पावर को मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 गुना 2, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 16, 2 पर पावर 32, 2 पर पावर 64। हमको क्या याद रखना है, इकट्ठी में 2 पर पावर 64 आता है, बादाल में 2 पर पावर 32 आता है, पन्नठी में 2 पर पावर 16 आता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें और कुछ प्रश्न है क्या, समय तो आज का हो गया।
कोई प्रश्न है, कुछ भी तो पूछिए। नहीं दीदी, अभी तो लग रहा मेरा है तो समझ नहीं में आ है गया। दीदी, अभी तो ऐसे लग रहा आ गया, हाँ। कल फिर पूछेंगे तो पता नहीं आगे। दीदी अब इसको मैंने अभी करके देखा है, जैसे आपने अभी बताया था ना कि 65 से शुरू होने के कारण 59 आया, और फिर मैंने अब इसको 256 को 256 से भी बैठ के गुना करी तो उसमें 64 से शुरू होता, तो इसका अर्थ यही हो गया 65। तो वो चीज मुझे क्लियर हो गया कि 65 से ही शुरू होता है, इस कारण उसका गुणनफल कितना आता है उससे कोई प्रश्न नहीं है हमारा। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग का थोड़ा सा नेट कमजोर है क्या? पूरी तरह से आवाज नहीं आती। चलिए, वैसे तो समय हो गया, लेकिन थोड़ा सा परिचय करा दें। अर्धछेद, मुझे ये अर्धछेद आप लोग कर्णम योग में समझ चुके हैं, याद होगा। अर्धछेद किसे कहते हैं? कहते हैं अर्धछेद विवक्षित राशि का जितना बार आधा आधा होता है उतना उस राशि के अर्धछेद होते हैं। विवक्षित राशि कोई भी हो सकती है, उत्कृष्ट अनंतानंत भी हो सकती है, असंख्यात संख्याता भी हो सकती है, परित असंख्यात भी हो सकती है, उत्कृष्ट संख्यात, कोई भी विवक्षित राशि में जो राशि आपके पास दी हुई है। तो कहते हैं उसका भाई अर्धछेद कितना होगा? तो कह रहे हैं उस राशि को आधा आधा करते जाओ। जैसे 4 है, 4 को हमने आधा किया 2 आया, फिर 2 को 2 से भाग दिया तो 1 आया, यानी इतनी 2 से कितनी बार भाग लगा? इसमें 2 बार लगा। 4 में 2 बार भाग लगा, इसलिए इसका अर्धछेद 2 हो गया। अब जो बादाल है, बादाल पर पावर कितना है? 32। तो यानी बादाल वाली संख्या कैसे आई? 2 को हमने 32 बार गुना किया, है ना। 2 को हमने 32 बार 2 2 2 2 2 2 लिखा तो हमारे सामने बादाल आ गई। बादाल को अगर हम 32 बार भाग देंगे 2 से तो हमें एक मतलब 2 आ जाएगा। तो इस तरह से उसके अर्धछेद कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। क्योंकि 32 बार मल्टीप्लाई करने से 2 को बादाल आया। बादाल की संख्या को अगर हम 2 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो उसके अर्धछेद कितने आएंगे? 32 आएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अर्धछेद किसे कहते हैं? तो जो संख्या के ऊपर पावर होता है उतने ही अर्धछेद होते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर जितना पावर होता है उतने ही अर्धछेद होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 में कितने अर्धछेद? तो कह रहे हैं 2। 4 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, तो इस तरह से 2 कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार डिवाइड हुआ। तो अर्धछेद 4 के अर्धछेद 2 हुए। 16 के अर्धछेद कितने होंगे? तो 16 को डिवाइड किया तो 8 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, 4 अर्धछेद। 2 पर हम 4 का अगर पावर देते हैं तो 16 आता है। ये हालांकि इस यहाँ पर इस तरह से इस चीज को समझाना जरूरी नहीं है, मैं अलग से आपको ये भाववासना कराना चाह रही हूँ। ये इस तरह से समझाने का कोई भी ऐसा नहीं कि औचित्य है, सीधा आधा आधा करके मैं बता के निकल सकती थी, लेकिन मैं और अधिक भाववासना कराने के लिए ये बताना चाह रही हूँ कि जिस पर 2 के ऊपर जो पावर होगा, 4 के ऊपर नहीं, 8 के ऊपर नहीं, 2 को बेस बना करके उस पर जितना पावर होगा उतना अर्धछेद होगा। यहाँ क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 पर पावर 2, 4 आया, अर्धछेद 2। 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 4, हम क्या देख रहे हैं? 16 का अर्धछेद 4 आया। तो इस तरह से अर्धछेद मतलब उस संख्या को, जो संख्या आपको दी हुई है उसको 2 2 से डिवाइड करते हुए जहां तक वो 2 से डिवाइड होती है, जितनी बार होती है, वो उस संख्या के अर्धछेद होते हैं। अर्धछेद का मीनिंग समझ ले, आधा आधा छेदन करते जाना। पहले हमने 1 किलो मिश्री का टुकड़ा लिया, उसको आधा किलो किया, आधा किलो को पाव पाव किया, पाव पाव को 125 ग्राम किया, 125 ग्राम को 65 ग्राम किया, जो भी उसका 30 ग्राम किया। इस तरह से आधा आधा टुकड़ा करते जाना। अर्ध छेद, आधा आधा छेदन करते चले जाओ। वो जितनी बार छेदन होगी वो अर्ध छेद की संख्या होगी। 3 का भी हम लोग दिखा सकते हैं, 3 का टू द पावर करके उसको आधा करें तो इससे कम आएगा। क्या चीज बाबूजी? 3 का यदि हम ऊपर करते 3 टू द पावर 18 मान लीजिए, तो उसका यदि करते जाते तो भी 3 आता।
18 कहाँ से आएगा बाबूजी? वर्गणित नहीं टू द पावर करना हो मान लो, नहीं तो टू द पावर 18 होने से आएगा। मतलब 2 नहीं 18 हम बोल रहे हैं, मान लो 15 कर दिए, 10 कर दिए, बेस 2 होना चाहिए ऊपर। 1 मिनट, घात कुछ भी हो सकता है, बेस 2 होना चाहिए। ओ इवन होना चाहिए क्या? हाँ, बेस इवन होना चाहिए, उसके ऊपर पावर फिर आप कुछ भी दीजिए, इवन दीजिए चाहे ऑड। 2 पर पावर 5 देते हैं तो अर्धछेद 5 हो जाएंगे, समझ रहे हैं? 2 पर पावर हम 7 देते हैं तो जो संख्या आई उसका जब हम अर्धछेद निकालेंगे अर्धछेद 7 आएंगे। तो पावर इवन ऑड कुछ भी रह सकता है। नीचे हमको 2 रूप में ही, क्योंकि अर्धछेद, अर्ध मतलब आधे आधे करना, और आधा 3 का आधा नहीं होता है, 2 का आधा होता है, 1 का आधा नहीं होता, 2 का आधा होता है ना? इसलिए इसमें 1, 3, 5 ये संख्या नहीं आएगी। पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, पावर से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अर्धछेद ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। अर्धछेद ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं। हाँ, तेरी से तो अब अर्धछेद इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। इसमें फिर और आगे हम लोग नियम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ऑड नंबर के अर्धछेद होंगे उसमें फिर शलाका नहीं निकल पाएगी, इसलिए आगे वो आएंगे नियम, वहां पर हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ अर्धछेद तो हम किसी भी कोई भी घात हो उसका निकल जाएगा, अर्धछेद तो निकल जाएगा। अब शलाका निकालने के लिए दूसरे नियम है, तो इवन जिसका ऑड अर्धछेद होता है उसकी शलाका नहीं निकल पाती है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, केवल आज इसकी भाव भाषणा दे देते हैं कि अर्धछेद यद्यपि इवन ऑड के निकलेंगे पर शलाका इवन वाले ऑड वाले की नहीं निकल पाती है, तो उस अर्धछेद को शायद मान्यता नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे तब वहां पर जहां पर आएगा वहां विशेष देखेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो क्लास समाप्त करें। आया आ गया दीदी, आ गया। तो हम यहाँ पर यही पा रहे हैं कि जैसे वहां पर हमने द्विरूप वर्ग धारा में क्या देखा था, अन्य रूप से संख्या कैसे आई, तो उसमें जो घात है हम पा रहे हैं कि उस संख्या का अर्धछेद वही है। क्या पाया हमने? जैसे पन्नठी का है 2 पर 16, तो पन्नठी को जब आप 2 2 2 2 से विभाजित करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि 16 बार विभाजित हुई है वो 2 से, तो इसलिए उसका अर्धछेद 16। 2 पर पावर 16 करते हैं तो हमारे पास पन्नठी आती है। अब पन्नठी का अर्धछेद करते हैं तो 16 बार अर्धछेद होता है। तो पावर इज इक्वल टू अर्धछेद, पावर को ही अर्धछेद कहा जाता है। ये आप लोगों को कर्म कांड में बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा होगी सब वहां पर भाव भाषणा पल्ले और सागर में ही, लेकिन ये शब्द आएंगे वहां पर। समाप्त करते हैं, 10:55 हो गई है। जिनवानी स्तुति, हाँ जिनवानी स्तुति करनी है। 42 61 18 से शुरू। क्या बोले? ये चीज अब पक्की हो गई। 15 65 से शुरू हो रहा है, बादाल 42 61 18 से शुरू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नए शब्द एकदम अब बहुत अच्छा। तदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमान ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक करो सदा देख मुझो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूदी में रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।